हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के स्पेशल क्लास में आप सब बच्चों का बहुत सारा फायदा होने वाला है। ध्यान में रखिए, फायदा इन द सेंस कि हम क्विक रिवीजन लेने जा रहे हैं। सारे चैप्टर आप बच्चों के तो प्रिपेयर हो गए होंगे, साथ में देखिए कि इन चैप्टर को रिकॉल कैसे किया जाए, सारी चीजें हर एक चैप्टर की कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखा जाए, हर एक चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, मीन्स मैक्सिमम क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सारा चीज हम आज क्विक रिवीजन क्लास में कवर करने वाले। तो मिस मत कीजिएगा, देखते रहिए टिल द एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्लास आप सभी बच्चों के लिए फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स पेपर के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर। आप सभी बच्चों को ये चैप्टर जो है बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ चीजें हो सकती है इसमें आपने मिस कर दिया होगा। देखिए, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा आप बच्चों को जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है, देखिए, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टेट व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टेट द व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो ध्यान में रखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट आप बच्चों को लिखना आना चाहिए। ओके, तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी अगर नंबर है जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। किस फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं? तो उसे हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप देखिए, एनी कंपोजिट नंबर, ध्यान में रखिएगा स्टेटमेंट, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। ओके, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आना जरूरी है। ओके, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछते इस चैप्टर से, तो ध्यान में रखिएगा इसके बाद का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, चेक वेदर 4 रेज टू द पावर n, या तो इसके ऑप्शन में दूसरा और एक क्वेश्चन आता है, नंबर आता है 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है तो 4 रेज टू द पावर n और 6 रेज टू द पावर n, अगर n हम नेचुरल नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो जो भी आंसर आएगा 4 रेज टू द पावर n और 6 रेज टू द पावर n, तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर में यूनिट प्लेस में 5 नंबर आएगा क्या, ये हमें चेक करने लगा रहा है इस क्वेश्चन में। ध्यान में रखिएगा, तो इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। एनी नंबर लाइक दिस 4 रेज टू द पावर n 6 रेज टू द पावर n लिखना ऐसी ही है, आपको स्टेटमेंट लिखना है एनी नंबर। ओके, लाइक 4 रेज टू द पावर n अगर पूछा है तो 4 रेज टू द पावर n मेंशन कीजिए, या तो 6 रेज टू द पावर n अगर पूछा है तो सिर्फ 6 रेज टू द पावर n के लिखिए। कैन एंड विथ 0, इट इज पॉसिबल ओनली when the prime factors of this 4 okay contain 5 as a factor। ध्यान में रखिएगा, ये तभी पॉसिबल है जो गिवन नंबर है जिसका पावर n है, उस गिवन के प्राइम फैक्टर में कम से कम एक प्राइम फैक्टर 5 आना चाहिए। ओके, जब हम वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी आंसर आएगा व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर मतलब 4। ओके, व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो 4 स्क्वायर कितना आएगा 16। 16 में भी यूनिट प्लेस में डिजिट में क्या है 5 नहीं है। ओके, तो 5 एक प्राइम फैक्टर होना जरूरी है, तब जाके ये 4 रेज़ टू द पावर n या 6 रेज़ टू द पावर n एंड विथ डिजिट 5 हम बोल सकते हैं। तो यहां हमें फैक्टराइज करके बताना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है 2 इंटू 2, या तो फिर 6 के लिए पूछा है तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है 3 इंटू 2, तो इसमें से कोई भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर 4 रेज़ टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नॉट एंडेड विथ डिजिट 5। ओके, बिकॉज 5 is not a prime factor of 4
और 6। ओके, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। दोनों मैंने पॉसिबिलिटीज बताए, 4n के लिए भी पूछ सकते हैं या तो 6n के लिए भी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें देखिए, अब हमें यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। प्रूव दैट √3 √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से रटा होगा। या फिर इसके ऑप्शन में दूसरा फॉर्म क्या पूछ सकते हैं, प्रूव दैट 3 - √5, ये बहुत √5 ध्यान में रखिएगा, 3 - √5 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। या फिर या 2 - √3, इसे भी इररेशनल नंबर करके पूछा जा सकता है। तो सारे बच्चों को इसे कैसे प्रूफ करना है बहुत अच्छी तरीके से आता है। ओके, होप्स कि आता है। ओके, नहीं आता है तो आप टेक्स्ट बुक खोल के उसके सारे स्टेप रट लीजिए। ओके, सिर्फ नंबर चेंज हो गए, ध्यान में रखिएगा, नंबर चेंज हो गए। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान में रखिए। तो ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग क्वेश्चन हो गया। इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछने के चांसेस 90% रहते हैं, बाकी 10% जो भी बताया उसमें से पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आएगा HCF और LCM। ओके, हमें एक फॉर्मूला पता है, HCF of any two numbers, suppose that two numbers are represented by PQ, into LCM of again same number PQ is nothing but the product of this given number। ये दो गिवन नंबर है, तो LCM into HCF, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से रट के जाना है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो बता देता हूं। जैसे यह चार टर्म है, HCF, LCM और गिवन टू नंबर, तो इसमें से कोई भी 3 वैल्यूज दी रहेगी और फोर्थ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, 3 वैल्यूज दी रहेगी, 1 2 3 मान लीजिए, क्यू फाइंड करना पड़ सकता है, या तो फिर एलसीएम दिया रहेगा, पीक्यू दिया रहेगा, तो एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं आप इस फॉर्मूले का यूज करके। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने के चांसेस है। ओके, तो ये चीज आपको याद में रखना है। अब उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अब देखिए, एलसीएम और एचसीएफ ये जो टॉपिक है, इसी में से वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म किए जाते हैं। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट करने में। तो मैं इजी ट्रिक बताता हूं कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे उसके सॉल्यूशन आप कैसे इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकली मतलब ध्यान दीजिए, बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा कि कब एलसीएम निकाला जाता है और कब एचसीएफ निकाला जाता है। ओके, तो 99% क्वेश्चन एलसीएम से रिलेटेड ही आते हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू फाइंड करना है, समझ लीजिए आपको एलसीएम निकालना है। जब भी क्वेश्चन में छोटी वैल्यू फाइंड करना है तो एचसीएफ आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ फॉर्म करता हूं, जैसे सर्कुलर ट्रैक है। ओके, एंड 3 एथलीट्स है, स्टार्टिंग पॉइंट उनका ये ओ है, राइट। 3 एथलीट्स ABC से रिप्रेजेंट करेंगे, इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ओके, जब रेस की शुरुआत होती है पॉइंट O से, तो एथलीट A को ये एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने के लिए मान लेते हैं 10 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, A को 10 सेकेंड लगते हैं, B को 20 सेकेंड्स लगते हैं और C को कितने लगते हैं, 30 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट इसके समझना बहुत जरूरी है। और भी एग्जांपल बताऊंगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, और कैसे हम एलसीएम या एचसीएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे है कि आफ्टर स्टार्टिंग द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट O, ओके, इन हाउ मच सेकेंड विल ऑल दिस 3 एथलीट अगेन कम टू दिस पॉइंट O। ओके, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये बता दीजिए मुझे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर रेस की शुरुआत यहां से पॉइंट O से होती है, ओके, तीनों ABC O से शुरुआत करते हैं, A को 10 सेकेंड लगते हैं 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए, B को 20 सेकेंड लगते हैं 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए, C को 30 सेकेंड लगते हैं, मतलब C सबसे स्लो है। ओके, इसमें और एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड करूंगा मैं, क्या और पूछे जाने के चांसेस देखिए। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तीनों अगर एक ही पॉइंट से एक ही समय पे अगर रेस की शुरुआत करते हैं और कंटिन्यू उनको सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करना है,
ओके, सेवरल टाइम्स, तो कितने समय बाद ये तीनों फिर से पॉइंट ओ के ऊपर एट अ टाइम एक समय में मिल जाएंगे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कितने समय में मिलेंगे देखते हैं। चलिए, ए को कितना समय लग रहा है 10 सेकेंड, बी को कितना लग रहा है 20 सेकेंड, सी को कितना लग रहा है 30 सेकेंड लग रहा है। ओके, तो यहां देखिए हमें 3 नंबर्स दिए हैं सेकेंड्स, ओके, टाइम के फॉर्म में। तो यहां हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, देखिए ए तो 10 सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा, बी को 20 समय लगेगा, मतलब जब ए यहां पहुंच जाएगा तो बी यहां रहेगा। ओके, जब ए यहां पहुंचेगा तो सी जो रहेगा यहां कहीं रहेगा, मतलब लेस देन हाफ डिस्टेंस। तो इस तरह का थोड़ा प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए, जब सी यहां पहुंच जाएगा तो ए के कितने राउंड हो जाएंगे, ए सी 30 सेकेंड लगता है, तो ए के 3 राउंड हो जाएंगे यहाँ। ओके, बी की कितना होगा, 20 सेकेंड में पहुंचेगा तो बी के 1.5 राउंड हो जाएंगे। ओके, ध्यान में रखा, कब, जब सी यहां पहुंच जाएगा तब। तो सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन में हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको फैक्टराइज कर लीजिए। इसके फैक्टर्स निकलने के बाद जो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर आएगा दैट इज एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो रहेगा तीनों का, दैट इज द आंसर। कैसे निकालेंगे इसे, देखिए इसका एलसीएम अगर ले लेते तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 सेकेंड। तो एलसीएम निकालना तो आप बच्चों को आता है, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों नंबर का करके जो कॉमन रहेगा, तीनों में जो कॉमन रहेगा वो और रिमेनिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 60 सेकेंड में फिर से ए बी सी एट पॉइंट ओ रहेंगे। ठीक है, इसके पीछे और से थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अगर बोला है कि 60 सेकेंड में फिर से ये तीनों ए बी सी एट ए रहेंगे तो उस पीरियड में ए के कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, जब 60 सेकेंड में फिर से ये तीनों ए बी सी पॉइंट ए पे आ जाएंगे तो ए के कितने राउंड हो जाएंगे, बता सकते हैं आप अच्छे लोग। यस, देखिए ए के कितने राउंड हो गए 60 सेकेंड में, 10 6 60, ए के हो जाएंगे 6 राउंड। बी के कितने राउंड हो जाएगा, 23 60, बी के हो जाएंगे कितने 3 राउंड्स, और सी के कितने राउंड हो जाएंगे, तो 2 राउंड्स हो जाएंगे सी के। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो देखिए इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए और से इसमें और भी पॉसिबिलिटीज है, जैसी अलार्म क्लॉक है, आपका अलार्म क्लॉक है, जैसे 3 रूम है आपके घर में, तीनों रूम में अलार्म क्लॉक है, सुबह 5 बजे वो अलार्म क्लॉक जो है बजता है। ओके, तीनों क्लॉक का अलार्म एट अ टाइम सुबह 5 बजे बजता है, लेकिन उसमें इस तरीके से मतलब सेट किया गया है क्लॉक को कि फर्स्ट रूम, जैसे फर्स्ट रूम है, फर्स्ट रूम में क्लॉक रखिए, सेकेंड रूम में रखिए, थर्ड रूम में रखिए। ठीक है, अब फर्स्ट रूम में तीनों का टाइमिंग जो है मॉर्निंग 5 o'clock है, 5 o'clock एक साथ 5 o'clock पे वो बजती है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि कुछ सेटिंग की गई है कि जो फर्स्ट रूम है उसका जो अलार्म का क्लॉक होगा वो 2 आवर्स के बाद, एवरी 2 आवर्स के बाद वो अलार्म बजेगा, राइट। सेकेंड रूम में जो है एवरी 4 आवर्स के बाद अलार्म बजेगा, और थर्ड रूम जो है एवरी 6 आवर्स के बाद अलार्म बजेगा। ओके, तो इसमें भी कंडीशन ये पूछेगा कि कितने घंटे के बाद फिर से ये तीनों क्लॉक है एक ही समय में बजेगी। ओके, तो ये चीज हमें समझना है, तीनों जो क्लॉक है तीनों रूम की एक ही समय में फिर से एक साथ बजेगा। ओके, तो क्या करेगी, फिर से इसका एलसीएम निकालेंगे। ओके, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 12। ओके, 12 इज द एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर। तो 12 घंटे के बाद सुबह 5 बजे अगर एक साथ ये तीनों क्लॉक बजती है, अलार्म बजता है, तो उसके 5 बजे के बाद कितना, 12 घंटे के बाद फिर से 12 घंटे के बाद, मतलब देखिए 5 में 12 मिला दीजिए कितना टाइम होता है वो समझ लीजिए आप, उतने देर बाद फिर से ये तीनों क्लॉक एट अ टाइम बजेगी। ओके, अलार्म देंगे। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन या कंडीशन आप बच्चों को समझना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, जो कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में है। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट मैंने बता चुका हूं शॉर्टकट रिवीजन में फॉर रियल नंबर। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए पॉलिनोमियल में क्या क्या दिया रहेगा। सबसे पहले हमें पता है पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ग्राफ आएगा, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 रहेगी उसकी, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 आएगी। ओके, अब इसमें क्या बोलेगा, किसी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सिंपल सा एग्जांपल लिया इसमें। ओके, इसमें बोलेगा सिंपल फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, इतना सिंपल एक फर्स्ट टाइप में इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ओके, उसके जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोस एंड व्हाट कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या हो जाते हैं यहाँ, a1 b2 c1 हो जाएगा। ओके, अब रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरो एक बार रिकॉल कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है फॉर द वेरिफिकेशन। तो जीरोस फाइंड कर लिए। अब जीरो कैसे फाइंड करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप यूज करते हो। सेम मेथड इसमें अप्लाई करना है आपको, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, फिर पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो लेना और 2x की वैल्यू निकलेगी, वही 2x की वैल्यू जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप जिसमें जीरोस फाइंड करना है और वेरिफिकेशन हमें करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। उसके बाद का टाइम आएगा, उसके बाद का क्या टाइप आएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म अगर करना है आपको तो एक फॉर्मूला याद में रखना पड़ेगा। आप बच्चों को ध्यान में रखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे किया जा सकता है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x and formula for this is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो डायरेक्टली दिया रहेगा, इफ sum of zeros is this and the product of zeros is this, then find the quadratic polynomial। तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका रिक्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब देखिए सम और प्रोडक्ट इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया 1/4 माइनस 1/4। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे जब फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर दिया जाता है तो आप बच्चों को जो आंसर निकालना है तो इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसमें फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल सोल्यूशन बता देता हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/4, तो -1/4। तो आपको आंसर लिखना है इस फॉर्म में, 1/4 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ओके, एंड -1। तो ये रहेगा आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें 1/4 आपको इंक्लूड नहीं करना है। ये छोटी छोटी स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है और इसके एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखा है, एमसीक्यू या तो 2 मार्क्स के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और से कैसे पूछेगा। ओके, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of zeros of p of x is equal to x square plus 5x plus 6। जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस जो है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके जीरोस से रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस निकाल लेते हैं हम। देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 2 आ जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x एक मिनट यहाँ 3 आएगा, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस आर -2 -3। ओके, इसके जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए जो गिवन पॉलिनोमियल था। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x से ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा फॉर्मूला वही यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मिस -2 -3 कितना हो जाएगा, -5
माइनस इंटू माइनस प्लस 5x आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, -2 इंटू -3 इज +6। ओके, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ओके, देखिए वही दिया है जीरोस ऑफ, सॉरी इसमें बोला था रेसिप्रोकल बोला था, ठीक है, रेसिप्रोकल बोला था इसमें, तो ये जीरोस, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा जीरो, इसको रेसिप्रोकल बोला था, मैंने यहाँ लिखा नहीं हूँ, तो जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ। ओके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस इससे रेसिप्रोकल है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हो जाएंगे, देयरफॉर जीरोस आर व्हाट, इसके जीरोस अल्फा बीटा ले लिए, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल क्या, -2 का रेसिप्रोकल 1/-2 ले लेते हैं, और बीटा क्या हो जाएगा 1/-3, तो -1/-2 को हम लिखेंगे -1/2, और इसको लिखा जाएगा -1/3। तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/2x, एंड प्लस अल्फा बीटा क्या है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं है इसमें, देखिए थोड़ा जल्दबाजी हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो चलते हैं। माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -1/2 -1/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -1/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू x² हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 1 जा 3, मतलब -3 -2/6 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस, ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 आ जाएगा। देखिए इसको 1/6 को बाहर निकाल लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा, x² -3 -2 इज -5 इंटू माइनस इज +5x प्लस 1। इस तरीके से रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। ओके, और भी क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछे जाएंगे इसमें, तो होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, find the quadratic polynomial, okay, find the quadratic polynomial whose zeros are, okay, whose zeros are square of zeros of p of x। तो देखिए x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरो की वैल्यू क्या है, जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया इसके जो जीरो आएगी उसका अगर स्क्वायर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यही बोला गया है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the square of the zeros of this given quadratic polynomial। तो देखिए इसके जीरोस निकाल लेते हैं। इसके जीरोस क्या हो गया, आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लीजिए। इसके जीरोस आएंगे -2 -3, ठीक है। इससे पहले हमने सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए सेम एग्जांपल लिया इसमें। ओके, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले, मिस मत कीजिएगा। तो देखिए शॉर्टकट में अब इसे निपटा देते हैं। तो यहाँ इसका जीरो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिख लेते हैं, जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, अल्फा सपोज पहला जीरो इसका, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ -2, बीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ व्हाट, -3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, बीटा की वैल्यू आ जाएगी व्हाट, 9। तो सम भी निकाल लेते हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 9 + 4 इज 13, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 9 4 जा 36। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज p of x इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी हमें पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब 13x आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 36। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the square of the zeros of the given quadratic polynomial। देखिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, मिस मत कीजिएगा। इस सारे क्वेश्चंस को आपको लिख कर रखने हैं ताकि एग्जाम के जस्ट बिफोर आप एक नजर इस क्वेश्चन पे डाल ले। ओके, या तो अभी इसे क्लियर कर लीजिएगा। देखिए अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ओके, इफ p of x is equal to x square, p of x is equal to x square plus px plus q। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा।
बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा इस क्वेश्चन में। इफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने करके नहीं तो जरूर कंफ्यूज हो जाओगे कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। ओके, तो क्यों सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ अननोन टर्म पी क्यू भी दिया है। अगर नंबर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता तो आप इजीली अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। इसमें भी करेंगे हम। देखिए तो यहाँ क्या होता है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें सम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। आप यही सोचोगे कि सम निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो सम कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी मतलब माइनस पी अपॉन 1, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस पी, ठीक है। इसका आंसर क्या लिख लोगे आप, सम निकाल लोगे, प्रोडक्ट भी निकाल लोगे आप, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा, सी अपॉन ए मतलब क्यू बाय 1 मतलब प्रोडक्ट आ जाएगा क्यू। ये दो निकालने से काम चलेगा क्या, इसमें नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 दिया है। तो ठीक है, सम निकालिए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब इसे कैसे मिस फाइंड आउट किया जाए इसकी वैल्यू। देखिए किस तरीके से करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये हमें फाइंड करना। तो एक काम करते हैं, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 कितना हो जाएगा, अल्फा। 1 इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए आ गया हमारा सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये ट्रिक अप्लाई करना है आपको इस तरह के क्वेश्चन में कि इसे सॉल्व कर लीजिए और जो भी आंसर आएगा सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। अब यहां से ये जो दो वैल्यूज है इसकी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। प्रोडक्ट कितना है, क्यू है, राइट। सम कितना है, माइनस पी है, तो यहां डायरेक्टली माइनस पी लिख लेंगे प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। ओके, होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा। ओके, तो देखिए और एक क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और भी क्या पूछेगा इसमें, देखिए और एक चीज है, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल दिया रहेगा p ऑफ x इज इक्वल टू, ओके, जैसे हम ले लेते हैं x 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, सॉरी इट इज माइनस 300। देखिए बड़ा नंबर दिया इसमें, ओके, माइनस 300। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड क्या करना है। देखिए क्या क्या फाइंड करना बोल सकता है। ओके, फाइंड नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट ऐसे भी पता करना है, पढ़ सकता है हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 3, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये भी पूछ सकता है। 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब भी पूछ सकता है। तो कोई भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ सिंपल आपको करना क्या है, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बीटा इंटू 1 इज बीटा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, सम के फॉर्म में। और नीचे क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा रहेगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ भी वैसे ही करेंगे सेम। तो यहाँ अल्फा बीटा था तो यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा दी होल स्क्वायर। तो इस अल्फा प्लस बीटा दी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड कैसे करते, देखिए अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू निकालना, इसको इधर भेज दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये आएगी सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट दिया है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। किस चैप्टर में, पॉलिनोमियल में। तो ऐसे क्वेश्चंस आप रेफरेंस बुक का यूज करके या तो
PYQs के कोई भी क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर सकते हैं, या तो खुद एक क्वेश्चन ले लीजिए और उसमें ये आप फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, तो ये देखिए सारी चीजें मैं पॉलिनोमियल की बता चुका हूं आप बच्चों को। अब आते हैं थर्ड चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन, ओके, इन टू वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरीके से लिखे जाते हैं, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज करके बहुत सारी चीजें समझने वाली। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, so these are the two linear equations in two variable। ओके, तो देखिए अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन पता होना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक में कितनी मेथड दी है, कितनी मेथड सिलेबस में है, ओके, तो ये हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें एलिमिनेशन मेथड। x या y किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट कर दीजिए, उसके जो कोएफिशिएंट रहेगी उसकी वैल्यू सेम होना चाहिए तभी वो एलिमिनेट होगी। ओके, उसके लिए आपको जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा वो कर सकते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट से। ओके, तो पहला हो गया एलिमिनेशन। दूसरा आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू y के फॉर्म में दूसरे इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो y की वैल्यू x के फॉर्म में दूसरे इक्वेशन में आप रख सकते हो। तो ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में स्पेशली अगर कोई क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही इसमें अप्लाई करना है। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां बोला है क्वेश्चन में कि यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो बहुत सारे इक्वेशंस आपने प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें अब क्या रहेगा, कुछ कंडीशंस देखते हैं। ओके, कंडीशन, अभी कंडीशंस क्या है। अब देखिए दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इसमें कंडीशन ये है कि जो गिवन लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। अभी कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, वो शॉर्ट में समझा देता हूं। कंसिस्टेंट इक्वेशन मतलब वो जिसका आंसर आएगा, एक्स वाई की वैल्यू का आंसर आएगा, ऐसे इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। ओके, और ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, ऐसे इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ध्यान में रखिएगा, देयर आर थ्री कंडीशंस फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन इक्वेशन। तो पहली कंडीशन जो है इसमें ये याद रखना है, इफ a1 by a2 is a1 by b1 is not equal to a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ओके, अगर ये दोनों रेशो जो है इसका और इसका a1 by 2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो इसमें 3 पॉइंट याद में रखना है। ओके, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट है मतलब एक्स वाई की वैल्यू आएगी, मतलब आंसर आएगा। ओके, और आंसर क्या आएगा इसमें याद में रखना है, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, इसका यूनिक मतलब एक्स और वाई की पर्टिकुलर एक ही सॉल्यूशन रहेगा, एक सिंगल सॉल्यूशन रहेगा, एक्स और वाई का आंसर परफेक्ट आएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, और इसमें क्या रहेगा यूनिक सॉल्यूशन में, ध्यान में रखिएगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी, अगर ग्राफिकल मेथड भी आप देख लेते इसके बारे में, इसके बाद मैं ग्राफिकल मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। उसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया, अभी दो मेथड में मिक्स नहीं किया ग्राफिकल मेथड, इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए उसको सेपरेटली मैं बताने वाला हूँ। देखिए, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका वन सॉल्यूशन रहेगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ओनली वन सॉल्यूशन एंड व्हाट लाइंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। दूसरा इसमें आएगा, इसमें पार्ट 2। ओके, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 आगे रहेगा। तो ये चीज याद में रखना है। ओके, ये चीज याद में रखना है, सच इक्वेशंस आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, मतलब उसका आंसर नहीं आएगा, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन यह आएगा आंसर, ध्यान में रखिएगा, नो सॉल्यूशन। और थर्ड है, इसमें याद में रखिए, इसमें लाइंस जो रहेगी पैरेलल रहेगी। जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन कहां से आएगा। ओके,
सॉल्यूशन आने के लिए लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए। ओके, तो इसमें लाइंस क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। थर्ड जो रहेगा, थर्ड ओके, थर्ड पार्ट इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में अगर तीनों रेशियो इक्वल है, पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट में अगर तीनों रेशियो इक्वल है, अगेन द लाइंस आर कंसिस्टेंट, बट इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, बिकॉज लाइंस आर व्हाट, लाइंस आर सेड टू बी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब लाइज ऑन वन अनदर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, एक के ऊपर एक लाइन रहेगी, एवरी पॉइंट इज सेड टू बी द सॉल्यूशन। ओके, सो लाइंस आर कोइंसिडेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके इनफाइनाइट रहेंगे, ये चीज याद में रखना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैंने कंडीशंस तो बता दिया, अब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ओके क्या पूछेंगे, तो ये जो थर्ड वाला पार्ट बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड पार्ट जो बताया है मैंने, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो देखिए इसमें तीनों रेशियोज इक्वल हमें याद में रखना है, जिसमें कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए, इफ व्हाट x प्लस ky is equal to 1 and what 2x plus y is equal to, यहाँ 2 ले लेते, ठीक है, is equal to 4। ओके, यहाँ दिया रहेगा if the equations are consistent, ये नहीं दिया रहेगा if the lines are coincident line then find the value of k। ओके, तो इस k की वैल्यू, अगर इस एमसीक्यू लेवल का अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ x2 है, यहाँ क्या है, यहाँ x1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इससे अगर 2 से इंटू टू कर देते हैं इस पूरे इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 2। ओके, ठीक है, ये भी हो जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इसे, तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसे, क्या, तो क्या आएगा यहाँ 2k इज इक्वल टू, यानी यहाँ क्या आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, अगर नहीं ये समझ में आ रहा तो देखिए इसको अप्लाई करते हैं। a1/2 कितना है, 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k/1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा व्हाट, क्या था यार, ओके 2/4 मीन्स 1/2, 1/2। ठीक है, तो कोई भी इसे इक्वेट कर लीजिए, इससे के को इससे इक्वेट कर लीजिए, तो के को इससे इक्वेट कर लीजिए, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इज द आंसर। ओके, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके के दो इक्वेशंस जो दिए रहेंगे, डायरेक्टली आप ये रेशियोज इक्वल लिख लीजिए, और कोई जो भी अननोन टर्म है और जो भी रेशियो आपको पता है उसके साथ इक्वेट कर लीजिए, और जो अननोन टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, तो ये था हमारा जो कंडीशंस है लाइन के लिए, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आएगा इसमें ग्राफिकल मेथड। ग्राफ सभी बच्चों को ड्रॉ करना आना ही चाहिए, नहीं आता तो टेबल बना के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके ग्राफ बना लो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये y एक्सिस होगी, ठीक है, ये y एक्सिस होगी। अब इससे रिलेटेड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी वो देख लेते हैं। तो कोई भी दो इक्वेशन के ग्राफ अगर हमने प्लॉट कर लिए ग्राफ पेपर के ऊपर, मान लेते हैं वो दो इक्वेशन ये, ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकेंड इक्वेशन इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, ये पॉइंट P इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके अलावा इस ग्राफ में क्या पूछेगा, ओके, यह पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म विथ एक्स एक्सिस। ये चांसेस है पूछने के, एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा, तो यहां दिख रहा है ये एक्स एक्सिस होगी आपकी, ये वाई एक्सिस होगी। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल बना रहा है। ओके, तो ये ट्रायंगल बना रहा है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, हाइट हो जाएगी, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, बेस हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। होप सो कि समझ में आ चुका होगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जो भी आपने लाइन प्लॉट किया है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, तो कैसे करेंगे हम, इस ट्रायंगल का बेस और हाइट फाइंड करेंगे। बेस मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब अगर मान लीजिए ये -2 है
अगर मान लीजिए ये 4 है, ठीक है, तो ये 2 यूनिट प्लस 4 यूनिट, ये 6 यूनिट इसका डिस्टेंस हो जाएगा, 6 यूनिट्स। ओके, हाइट कितनी हो जाएगी, मान लीजिए ये 3 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। तो एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 3, हाफ इंटू 6 में 3, 3 इंटू 3 9 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। और वाई एक्सिस के साथ भी अगर बोलेगा, देखिए ये दोनों लाइन वाई एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल बना रही है, तो इतना बेस और इतनी हाइट फाइंड कर लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल लीजिए। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड के पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ अब आती है बारी वर्ड प्रॉब्लम की, ठीक है, अब आती है बारी वर्ड प्रॉब्लम की। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यह कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो दोनों में से कैसे पहचाना जाए कि कौन से लीनियर इक्वेशन के हैं, कैसे कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। तो सिंपल सा डिफरेंस है, लीनियर इक्वेशन में 2 अननोन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ सकती है 90% केसेस में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक वैल्यू 90% केसेस में फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। कभी कभी 2 भी फाइंड करना पड़ता है, लीनियर इक्वेशन में कभी कभी 1 भी फाइंड करना पड़ता है। तो थोड़ा आपको जो भी कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है, उसमें अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसे अच्छी तरीके से समझ के फिर आपको सॉल्व करना है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है, एक चैरिटी ट्रस्ट है, थोड़ा वर्डिंग में बता देता हूँ ओरली, एक चैरिटी ट्रस्ट है, प्रेयर के लिए एक हॉल बनाना चाहती है, प्रेयर के लिए, पूजा पाठ के लिए एक हॉल बनाना चाहती है, जिसका कारपेट एरिया मतलब हॉल का अंदर वाला जो पोर्शन बैठने के लिए जो एरिया, उसे कारपेट एरिया बोलते हैं। तो इसका कारपेट एरिया कितना होना चाहिए, 300 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो एक चैरिटी ट्रस्ट क्या करना चाहती है, एक प्रेयर के लिए, पूजा पाठ के लिए एक हॉल बनाना चाहती है, और उस हॉल का जो बेस एरिया रहेगा वो 300 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो देख लीजिए, तो सिर्फ बेस ड्रॉ करते हैं। देखिए ये बेस एरिया हो गया, ये बेस एरिया कितना चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप में हॉल बनाना चाहती है, इसका बेस का एरिया कितना होना चाहिए, 300 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें कंडीशन क्या दिया है, उसमें कंडीशन भी है इसमें कि जो लेंथ रहेगी बेस ऑफ द हॉल की, जो फ्लोर की लेंथ रहेगी, रेक्टेंगुलर शेप में फ्लोर है जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर है। अब इसमें जो लेंथ है, मान लीजिए ये L है और ये B है, ठीक है, तो लेंथ जो रहेगी 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ होना चाहिए। ओके, ध्यान में रखिएगा, लेंथ कितनी रहेगी, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो ब्रेथ नहीं पता, लेंथ नहीं पता, तो यहां क्या करेंगे हम, लेट ब्रेथ की वैल्यू ले लेते हैं x मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, b कितना है, x लिए हमने, ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। ओके, इस तरीके से x के फॉर्म में हमने लेंथ और ब्रेथ को कन्वर्ट कर दिया है। अब कारपेट एरिया कितना दिया है, 300 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, जो कि बेस एरिया, कारपेट एरिया रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना है 300, लेंथ कितना है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितना है x। इसे सॉल्व कर लेते तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, 300 को इधर भेज दीजिए, माइनस 300। ओके, तो यहां देखिए एक चीज मैं डिफरेंस बताना चाहता हूं, यह आपको बच्चों को ध्यान में रखिएगा, यह 2 चीजें दी थी। हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, डिफरेंस किस चीज का बताना चाहता हूं, अब 2 अननोन थिंग थी, लेंथ और ब्रेथ। ओके, लेकिन जो इक्वेशन आ गया हमारा यहाँ कन्वर्ट होके, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो कोई बात नहीं, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें स्पेशली ऐसे कुछ मेंशन किया नहीं जाएगा कि ये लीनियर इक्वेशन ये 2 वेरिएबल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 2 अननोन वेरिएबल होने के बाद जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ध्यान में रखिएगा, ये डिफरेंस आपको, मतलब ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली सिचुएशन आती है, तो कुछ भी इसमें आपको मीन्स
फिल नहीं करना है। सिंपल सा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए तो उसे सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक कोई बात नहीं, हमारा आंसर आना चाहिए, चाहे लीनियर इक्वेशन वाली मेथड हो या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके हमारे दो आंसर्स आ जाएंगे। ओके, तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, जिसमें से अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसे रिजेक्ट कर दीजिए, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसे कंसिडर करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दोनों अननोन लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल था जो डिस्टिंग्विश करता है लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को, जिसमें की कंडीशन क्या थी, टू अननोन थिंग्स हमें फाइंड करना था, लेकिन वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इस तरह का डिफरेंस जो क्रिएट करने वाले क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से आप बच्चों को समझना है। अब आते हैं सारे वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसे अच्छे तरीके से मार्क कर लो। मैं सारे क्वेश्चन मेंशन कर लेता हूँ क्या क्या इसमें आ सकते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड है। देखिए पहला जो टाइप है इसमें, ओके, फर्स्ट इसमें आएगा टैक्सी फेयर। ओके, टैक्सी फेयर से रिलेटेड आएगा। दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है लैंडिंग लाइब्रेरी। लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका कंसेप्ट बता देता हूं। जैसे टैक्सी फेयर का, अगर हमने रेंट पे टैक्सी लेना है कहीं जाने के लिए, तो वहां कंडीशन रहती है कि टैक्सी को अगर हायर कर लिया आपने तो वो आपके घर तक पहुंच जाएगी आपको पिकअप करने के लिए। लेकिन अगर बाद में मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे जाना नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्सी आपके घर तक आ चुकी है, तो उसका एक फिक्स चार्ज रहेगा ही, वो पेड करना है, ताकि आइदर यू यूज दैट टैक्सी फॉर गोइंग समवेयर एल्स और नॉट। ओके, चाहे आप जाने के लिए यूज करो या नहीं करो, टैक्सी आपके घर तक पहुंच चुकी है तो उसका जो फिक्स चार्ज है वो आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ इस टैक्सी फेयर वाले क्वेश्चन में यही रहता है, एक फिक्स चार्ज रहता है, जो कि मान लेते हैं फिक्स चार्ज एक्स है। ठीक है, उसके बाद अगर आप टैक्सी में बैठ के सम डिस्टेंस अपने 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आ जाते हो, तो उसके बाद आता है चार्ज पर किलोमीटर। ओके, चार्ज पर किलोमीटर। मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आ गए। ओके, तो 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का चार्ज है y, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये आ जाएगा आपका चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज तो रहेगा ही, ये हो जाएगा चार्ज पर किलोमीटर। फिर आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने दे दिया से 90 रुपीज, कितना दे दिया 90 रुपीज, इस तरीके से। तो ये केस 1 हो जाएगा इसमें। ओके, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे उतना किलोमीटर का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अदर देन फिक्स चार्ज। तो यहां हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, और जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे वाई से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना, और जो पेमेंट करोगे वो यहाँ आएगा। तो ये फर्स्ट केस होगी। इसमें दो केसेस दिए रहते, इसमें बड़ा प्रॉब्लम है, ध्यान में रखिएगा। सेकंड केस में भी ऐसा कुछ दिया रहेगा, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर जो रहेगा, या किलोमीटर चेंज कर देगा और या नंबर चेंज कर देगा। तो ऐसे दो इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बनेगी, उसे सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, दैट गिव्स व्हाट, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, लैंडिंग लाइब्रेरी। अब देखिए लाइब्रेरी से हम कोई बुक इशू करते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी से हम कोई बुक इशू करते हैं तो कुछ कंडीशन रहती है लाइब्रेरी की। ठीक है, तो कुछ कंडीशन क्या रहेगी। ओके, तो अगर हमने बुक इशू किया, लाइब्रेरी से बुक इशू किया हमने, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज रहेगा। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज के लिए क्या रहेगा, फिक्स चार्ज। मतलब चाहे आप एक दिन में वापस करो, 2 दिन में वापस करो, लेकिन जो 3 डेज का फिक्स चार्ज वो लगा ही लेगा। ओके, तो फिक्स चार्ज यहां मान लेते हैं एक्स है। उसके इसके बाद आफ्टर दिस, आफ्टर 3 डेज यहां रहेगा चार्ज पर डे, ध्यान में रखिएगा, चार्ज पर डे। अब कंडीशन तो हमने समझ लिए। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन ए है, उसने 10 डेज के लिए कोई बुक इशू की है। कितने दिन के लिए, 10 डेज के लिए। तो जो उसका फिक्स चार्ज है वो तो एक्स रहेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा देखते हैं, फिक्स चार्ज तो एक्स रहेगा ही। तो 10 में से 3 डेज तो वैसे माइनस हो गए, बाकी 7 दिनों के लिए उसको कैसी पेमेंट करना पड़ेगा,
चार्ज पर डे, तो यहाँ चार्ज पर डे मान लेते हैं हम y है, ठीक है। चार्ज पर, ये फिक्स चार्ज x है और चार्ज पर डे y है, तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू वाई इज इक्वल टू, हाँ अमाउंट वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहेगा कितना अमाउंट उसने पेड किया है, तो यहाँ लिख लेते ₹50 समथिंग उसने पेड किया। वैसे ही दूसरे पर्सन के भी बारे में इसमें दिया रहेगा कि सेकंड पर्सन भी उसने मान लीजिए 15 डेज के लिए रखा है, 15 डेज के लिए रखा है तो उसको भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। 15 माइनस 3 डेज के लिए जो फिक्स चार्ज है 15 माइनस 3 डेज माइनस हो जाएगा 70 वाई, तो इसको जो चार्ज देना पड़ा 70। इस तरीके से दो इक्वेशन, देखिए मैंने कोई भी रैंडमली नंबर लिया हो, लेकिन जो एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम आएगी वो इस तरीके की होगी कि दोनों जो इक्वेशन बनेंगे उसको सॉल्व किया जा सके। मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट बताया किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगा। ओके, होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे आप बच्चों को, किस तरीके से फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर डे इन केस ऑफ लर्निंग लाइब्रेरी अगर आता है क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन आना चाहिए। ओके, तो ये था हमारे आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी इससे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पूछा जा सकता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एज से रिलेटेड, फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा सकता है, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन और एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए। नंबर से रिलेटेड हो सकता है, रेक्टेंगल से रिलेटेड भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। रेक्टेंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें पैरामीटर के फॉर्म में कुछ पैरामीटर से रिलेटेड टर्म्स दिए रहेंगे तो वो यूज करना पड़ सकता है। एरिया नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करेंगे हम तो देखिए क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पैरामीटर वाला टर्म अगर आ जाता तो समझ लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, तो सारा कंसेप्ट आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये था हमारा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये चैप्टर आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि पॉलिनोमियल में भी जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके तो सेम मेथड इसमें यूज कर लेते हैं, तो डबल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वही मेथड इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखिएगा a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, अगर a की वैल्यू 0 होती है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। ओके, ये कहलाएगा इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैविंग डिग्री 1। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ठीक है, ये कंडीशन ध्यान में रखिए, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 हरदम क्वेश्चन के बाजू में आपको दिखाई देगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, अभी बताया मैंने आपको, फैक्टराइजेशन मेथड दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और दूसरा मेथड जो है इसमें फॉर्मूला मेथड है, ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला मेथड। अब ये फॉर्मूला मेथड क्या होता है, तो देखिए x की वैल्यू अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला याद में रखना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस व्हाट 4ac, 4ac, यह है फॉर्मूला मेथड अपॉन 2a। अब इस फॉर्मूला मेथड के भी और डीप में अगर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी, तो वो चीजें क्या देख लेते हैं इसमें। यह जो रूट के अंदर टर्म है इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेट। व्हाट, डिस्क्रिमिनेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, सो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जो टर्म्स है उसे डिस्क्रिमिनेट हमने लिख लिया। ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये नेचर ऑफ रूट क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट अगर फाइंड आउट करने बोला है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट। अब नेचर ऑफ रूट कितने रहते हैं वो देख लेते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आपका जो भी इक्वेशन, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ। ओके, एग्जाम्पल, तो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, x² प्लस 2x, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लिया, समझाने के लिए आसान होगा। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर है x+1 दी होल स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके दो फैक्टर्स जो आएंगे, या तो इसके जो रूट्स आएंगे -1 सेम रूट्स आएगा, ध्यान में रखिएगा सेम रूट्स आएगा इसका। तो यहाँ जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ओके, तो इसमें कंडीशन 1 क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो यह लिखेंगे नेचर ऑफ रूट, क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड व्हाट, अनइक्वल। ये चीज याद में रखना है,
डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल आएगी। अगर लेस देन जीरो आती है तो इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं, तो इसमें रियल एंड इक्वल रूट आएंगे, रियल एंड इक्वल ध्यान में रखिएगा। और थर्ड केस क्या है, डी लेस देन जीरो आती है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स आएगा। अब ये नो रियल रूट्स क्या होता है, ठीक है, तो शॉर्टकट में समझा देता हूं। ये रूट जो है नेगेटिव आ जाएगा, मतलब -4 आ गया। ओके, -4 की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते हम, कोई भी नेगेटिव इस तरह का रूट तो कभी देखा ही नहीं। कब देखोगे आप, 11th क्लास में। ओके, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ये रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि 11th क्लास में पढ़ोगे। तो इस नेगेटिव रूट को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, हायर क्लास में पढ़ने वाले हो सब चीज। सो रूट्स आर नो रियल रूट्स, मतलब ये रूट्स इसके रियल नहीं रहेंगे। तो अब इसमें से कौन सा पार्ट आपको ध्यान देके समझना है, करना है, तो वो है ये पार्ट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो रूट्स रियल एंड इक्वल के लिए क्या आएगी कंडीशन, बी इज इक्वल टू जीरो। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन में मैं अगर ये बीच वाला जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है इसकी जगह लिख लेता हूं के। ओके, इक्वल टू जीरो लिखना जरूरी इक्वेशन है, इक्वेशन में इक्वल टू साइन आएगा, अदरवाइज इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। और कंडीशन दिए गए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू 1। ओके, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले काम करना है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है। उसके बाद ए बी सी की वैल्यूज उसमें आपको लिखना ही है सेपरेटली, ए क्या है उसमें से, बी क्या है, सी क्या है। उसके बाद एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो ये ए बी सी की वैल्यू हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, डी इज इक्वल टू जीरो रहेगा, एज डी इज इक्वल टू जीरो एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पहले हम डिस्क्रिमिनेट लिख लेते हैं फॉर्मूला, फिर उसके बाद लिखेंगे हम। ओके, डी इज इक्वल टू जीरो एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जीरो इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना है, के स्क्वायर माइनस ओके 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ प्लस माइनस 2 नहीं लिखते हो तो हाफ मार्क जाएगा आपका बच्चों का, ध्यान में रखिएगा। क्यों लिखे प्लस माइनस 2, क्योंकि यहाँ के स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ही होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, ध्यान में रखिएगा, -2 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ प्लस माइनस मेंशन किया जाता है। ओके, होप सो कि ये कंडीशन समझ में आए होंगे। रिलेटेड टू फॉर्मूला मेथड में इतना डीप में आपको करना है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड हमने किया फैक्टराइजेशन, तो आप बच्चों को आता है, फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी था वो मैं बता चुका हूं। अब आएंगे इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स की बारी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप बच्चों से डिस्कशन किया था कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, वही क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट है, दे वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ प्रेयर हॉल जिसका बेस एरिया, जो कारपेट एरिया रहेगा, बेस रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, उसका एरिया कितना चाहिए था उनको, 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। और कंडीशन क्या थी, जो बेस एरिया है हॉल का, ये लेंथ ब्रेथ, ओके, इसमें बोला गया था कि जो लेंथ रहेगी 2 टाइम्स 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ रहेगी, ये कंडीशन उसमें दी थी। और हम इक्वेशन भी फॉर्म कर चुके थे, तो लेंथ को ब्रेथ को मान लेते हैं x है, और लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। तो शॉर्टकट तरीके से इसे हम समझ लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी। ओके, तो एरिया कितना दिया 300 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 इंटू एक्स। ओके, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब मेथड कौन सी अप्लाई करें, कंफ्यूजन रहता है माइंड में कि फैक्टराइजेशन करें या फॉर्मूला करें।
फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका फ्रूट्स आएगा या नहीं आएगा, नहीं आया तो उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, तो फॉर्मूले में भी कहीं स्क्वायर रूट फाइंड करने में दिक्कत तो नहीं होती, ये सारी कंफ्यूजन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट मेथड देखते हैं, 16 टू एक सिंपल सा बता देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, 2 इंटू 300 कर लेना सबसे पहले, ठीक है, हो गया। और भी ब्रेक कीजिए, से ये होगा 3 इंटू 100, 100 मतलब 25 इंटू 4, 3-4 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए जो गिवन नंबर है, ठीक है। कितना होगा, 3 टू 6, 6 4 24, 24 इंटू 5, क्या चाहिए हमें, +1 चाहिए, सब्सट्रैक्शन +1 चाहिए, मिडल तक आ रहा है ना। फिर 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 इज +1। अगर यहाँ माइनस साइन दिया रहता, सपोज माइनस साइन दिया रहता, तो हम करते 24 माइनस 25, लेकिन यहाँ प्लस है तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा इसके, 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। चलिए कॉमन निकालते हैं, x इज कॉमन तो ये आ जाएगा 2x प्लस 25 माइनस 24, इसमें से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ रहेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 25, ओके, इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड आ जाएगा, एंड सेकेंड वन इज x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x के वैल्यू हमें नेगेटिव भी नहीं चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 24, मतलब ब्रेथ कितना हो जाएगा इसका 24 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 48, 49 मीटर। इस तरीके से हम ओके, तो चेक कर दीजिएगा कैलकुलेशन, एरिया, लेंथ, ब्रेथ, समथिंग, तो देख लेते एक बार। चलिए फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि एरिया दिया है 300 मीटर स्क्वायर, तो जल्दबाजी में कोई भी गलत आंसर नहीं निकालना। चलिए x इज इक्वल टू 24, x 24 आ गया हमारा, x इज 24 मतलब ब्रेथ इज इक्वल टू 24 आया। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ब्रेथ 24 है तो L कितना आ चाहिए, ब्रेथ इज 24। तो देख लीजिएगा कैलकुलेशन। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ के कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। Now the next question is, okay, अब देखिए इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ गलत समझने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन बहुत इजी था, आप कर सकते हो, इसलिए मैंने छोड़ दिया बच्चों के लिए, तो माइंड करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कवर करते जाना, रिवीजन में क्या क्या चीजें आप बच्चों की मिस हो सकती है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं आप बच्चों की। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें, देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है। ओके, एंड क्या बोला गया है इसमें, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड ऑन द सर्कमफरेंस और ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। एक पोल को इरेक्ट करना है, इसके ऊपर ध्यान में रखिएगा, ये पोल हो गया, यहाँ इरेक्ट करना है, खड़ा करना है हमें ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। क्लियर, पहला पॉइंट समझ में आ गया। एक सर्कुलर ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक के बाउंड्री के ऊपर एक पोल खड़ा करना है, स्टैंड करना है हमें, और उसके बाद क्या दिया है इसमें, दो गेट है। ओके, दो गेट है, इसका पोजीशन है एट द एंड ऑफ द डायमीटर। ओके, एक डायमीटर मींस डायमीटर भी मेंशन किया गया सर्कुलर पार्क का, और दो गेट जो है डायमीटर के लिए एंडिंग पोजीशन पे है। ये गेट 1 ले लेते हैं और ये गेट सॉरी इसे ए ले लेते हैं, गेट ए एंड गेट बी का पोजीशन का है एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर पार्क। ओके, अब यहाँ जो लेंथ ऑफ द डायमीटर दिया है वो 13 मीटर दिया है। ओके, 13 मीटर दिया है, सॉल्व एग्जांपल है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वर्डिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक की जो वर्डिंग दी है इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो देखिए ये गेट ए है, ये गेट बी है, और हमें सर्कुलर पार्क की जो बाउंड्री उसके ऊपर एक पोल स्टैंड करना है। ओके, एक पोल स्टैंड करना है, और याद दिया है दोनों गेट से इस पोल पी जो कि बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, दोनों गेट से इस पोल का जो डिस्टेंस है, गेट ए से जो डिस्टेंस है एपी और गेट बी से जो डिस्टेंस है बीपी। ओके, ये दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, तो दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस कितना है, एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू 7 मीटर दिया है। ओके,
तो ये कंडीशन उसमें दी है, आप बच्चों को ये समझना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन। ओके, डिस्टेंस बिटवीन, ओके, कौन सा डिस्टेंस का डिफरेंस दिया है? गेट ए और गेट बी से जो पोल का डिस्टेंस है, ओके, दोनों गेट से जो डिस्टेंसेस है वो दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस यहाँ 7 दिया है। ओके, अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है x, ये डिस्टेंस कितना है x है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स। ओके, लेट डिस्टेंस पी बी इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ए पी 7 माइनस एक्स, टोटल कितना है? ओ 7 प्लस एक्स, डिफरेंस दिया ना कि सम दिया। ठीक है, तो देखो यह समझना है, एपी माइनस बीपी डिफरेंस दिया है, डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। अगर हम बीपी को एक्स ले लिए, बीपी को एक्स ले लिए, तो एपी कितना हो जाएगा? ठीक है, एपी माइनस एक्स लिखेंगे यहाँ इज इक्वल टू 7, तो एपी कितना हो जाएगा? एपी इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, मीटर क्लियर? किसे एक्स लिया हमने? बीपी को एक्स लिया। ओके, बीपी को एक्स लिया, लेट बीपी इज इक्वल टू एक्स मीटर लिया। ठीक है, डिस्टेंस बीपी इज इक्वल टू एक्स मीटर हमने लिया है। तो ये डिस्टेंस एपी कितना हो जाएगा? 7 प्लस एक्स, तो यहां मेंशन कर देते हैं 7 प्लस एक्स लिखो, एक्स प्लस 7 लिखो, एक ही बात है। इस तरीके से हमें ये तीनों साइड इन टर्म्स ऑफ एक्स और डायमीटर की वैल्यू दी है, ये दोनों साइड इन टर्म्स ऑफ एक्स और डायमीटर दिया है। अब यहां सॉल्व कैसे करें? देखिए, डायमीटर क्या करता है? सर्कल के 2 इक्वल हाफ करता है। ओके, सेमी सर्कल फॉर्म करता है। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा या जो भी ट्रायंगल बनेगा वो राइट ट्रायंगल रहता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी सर्कल। तो यहां हमें मेंशन करेगा, जब आंसर आप लिखोगे तो ये पॉइंट मेंशन करना जरूरी, इसके ऊपर हाफ मार्क रहेगा। एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां लिखेंगे हम एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, ये लिखना है आप बच्चों को कि एंगल इन सेमी सर्कल कभी भी 90 डिग्री रहता है। ओके, तो ये 90 डिग्री रहता है, तो 90 डिग्री है, तो इसमें क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा हमारा? चलिए, क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड, या तो फिर लिख सकते हैं हम सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स इज इक्वल टू द हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस या ए प्लस बी दी होल स्क्वायर अप्लाई करना। ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चों को देखा हूं मैंने कि x प्लस वाई दी होल स्क्वायर जल्दबाजी में x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ऐसे लिख के आ जाते, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते, वो नहीं करना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 13 स्क्वायर कितना होगा? 169, इधर भेज दीजिए, माइनस 169 इज इक्वल टू 0। देखिए, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x, चलिए 169 माइनस 9 0 हो जाएगा। ठीक है, 16 माइनस 4 12 आ जाएगा, 120 माइनस साइन इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं और भी इजी हो जाएगा इक्वेशन, प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालना है जिसका सब्सट्रैक्शन 7 आता है। ठीक है, 12 5 60, तो आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, चलिए पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, 12 5 50 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, दिस इज माइनस साइन। तो दो फैक्टर्स क्या आएंगे इसमें? x प्लस 12 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू, दो वैल्यूज क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड x इज इक्वल टू 5। ये सॉल्व करना आता है, मैंने शॉर्टकट मारा। ओके, तो x की दो वैल्यूज आइए, नेगेटिव वैल्यू कभी भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 5। अगर एक साइड 5 है, x 5 है, ठीक है, तो x मतलब बीपी ये 5 आ गया आंसर, तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 7 ये 12 हो जाएगा, 12 मीटर। ओके, तो दोनों गेट से पोल का डिस्टेंस जो है सेपरेटली, गेट बी का डिस्टेंस 5 मीटर है और गेट ए का पोल पी से डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर, और 12 माइनस 5 मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 मीटर। चेक कर सकते हैं आप, तो इस तरीके से हम आंसर भी कंफर्म कर सकते हैं। सो दिस 2 क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, ध्यान में रखिएगा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना ही आप बच्चों को। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम इसी तरीके की इसमें आएगी, ध्यान में रखिएगा। स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड ये भी आ सकता है, उसका भी कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। जैसे कोई ट्रेन है, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मान लेते पर्टिकुलर 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ओके, किसी ट्रेन को
तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। कोई ट्रेन है, दिस इज अ ट्रेन सपोज रिप्रेजेंटेड बाय टी। टोटल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस उसे अगर 600 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 600 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो पर्टिकुलर टाइम टी में वो डिस्टेंस कवर कर लेती है। अगर मान लीजिए इन केस जो भी उसका यूजुअल स्पीड होगा, जिसकी वजह से वो यूजुअल स्पीड से गिवन टाइम में वो 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, अगर किसी कारणवश उस ट्रेन जो है वो उतना जो डिस्टेंस गिवन है उससे कवर करने में कवर नहीं कर सकती, मान लीजिए लेट हो जाती है। ओके, लेट हो जाती है मतलब अगर उसका स्पीड डिक्रीज होगा तो टाइम ज्यादा लेगा, मतलब लेट हो जाएगा। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम कम लेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लेते कोई ट्रेन का अगर यूजुअल स्पीड x है, ठीक है, यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको टाइम के फॉर्म में ये जो रिलेशन है वो कन्वर्ट करना है, ध्यान में रखिएगा। या डिस्टेंस कितना लिया, 600 किलोमीटर लिया है, और स्पीड उसका जो यूजुअल स्पीड है x। ठीक है, अगर मान लीजिए स्पीड डिक्रीज हो रही है, कितने से हो सकती है स्पीड डिक्रीज, 20 से हो सकती है, 10 से हो सकती है, 5 से हो सकती है। अगर स्पीड डिक्रीज होती है, ओके, ये टाइम t1 ले लेते हैं, सेकेंड टाइम ले लेते हैं t2, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं। कितने से कर रहे हैं, 5, तो डिस्टेंस तो सेम ही है। अब यहाँ स्पीड डिक्रीज हो रही है, 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड डिक्रीज हो रही है। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ध्यान में रखिएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है, T1 जो रहेगा, ओके, T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 मतलब जो यूजुअल स्पीड है x वाला, x किलोमीटर पर आवर वाला, ये स्पीड ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू दिस। मतलब स्पीड ज्यादा रहेगी मतलब ये टाइम कम लगेगा, सॉरी ज्यादा नहीं, ये टाइम कम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस। ओके, ये लेस रहेगा, ये ज्यादा रहेगा। T2 इज ग्रेटर, या लिख सकते हैं आप T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद में रखना है, T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब अब जैसी यूजुअल स्पीड से उसे मान लेते हैं कितना लगेगा टाइम, 30 मिनट्स लग रहा है। 30 मिनट्स का मतलब होता है 1/2 आवर्स, राइट। 30/60 मीन्स 1/2 आवर्स। ओके, अगर स्पीड कम हो जाती है तो उसको उसको हो सकता है कि और 30 मिनट्स ज्यादा लगे, ठीक है, कुछ टाइम ज्यादा लगे। तो ऐसा डिफरेंस वाले क्वेश्चन आप बच्चों को करके रखना है। ओके, तो जो भी गिवन टाइम रहेगा, ओके, ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हाफ आवर ले लेना है, दोनों की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देना है और उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम करने जा रहे हैं अभी, चैप्टर नंबर 5 एपी। ध्यान में रखिएगा, इसका जनरल फॉर्म होता है an इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n-1 इनटू d। ओके, अगर आपने सीरियसली इस चैप्टर को कर लिया तो ये चैप्टर बहुत आसान है, एकदम चिल्लर टाइप का चैप्टर है, उससे कुछ भी नहीं है। दो ही फॉर्मूले हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इनटू d। लेकिन ये तभी आसान हो सकता है जब इसके ऊपर पूरा होल्ड आप बच्चों का हो जाएगा। पूरा होल्ड, ध्यान में रखिएगा, पूरा होल्ड की बात कर रहा हूं, तभी ये चैप्टर आसान होगा। अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आप बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तो ये जनरल फॉर्म है, देखिए जनरल फॉर्म में क्या दिया, इसे लास्ट टर्म कहते हैं, इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसे नंबर ऑफ टर्म कहते हैं, इसे डिफरेंस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो भी एपी में दिया रहेगा। ओके, A1 A2 A3 A4 ये नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसमें गिवन एपी में। अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस मैंने इससे ले क्या, एपी के क्वेश्चंस। चलिए, if A3 is 4, A9 is equal to -8. It's a very interesting क्वेश्चन। देखिए इसको मैं लिख लेता हूं, A3 is equal to 4, A9 is equal to -8। इसको मैं वर्ड प्रॉब्लम बना के बताऊंगा आपको, सिंपल सा स्टेटमेंट बना के बताऊंगा। इफ ये कंफर्म कर लेते हैं, देखो इसको पूछेगा क्या,
If the third term of an AP is 4, third term of an AP is 4 and ninth term is -8, then which term of the AP is 0? क्वेश्चन क्या है? Which term of AP is 0? 0 कौन सा टर्म होगा? ठीक है, which term of the AP is 0? थर्ड टर्म दिया है, नाइन टर्म दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। अब जनरल फॉर्म हमें पता है, इसमें जनरल फॉर्म अप्लाई करते हैं। A3 के लिए जनरल फॉर्म क्या रहेगा? या n इज इक्वल टू 3 है, ध्यान में रखिएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। ओके, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, या डायरेक्टली हम लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 आ जाएगा, इससे इक्वेशन 2 आएगा। यहाँ डायरेक्टली लिख लेंगे a प्लस वॉट, n इज 9, यहाँ n इज इक्वल टू 9 यूज करेंगे, 9 माइनस 1 मतलब 8d इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, टेक 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कर लेंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, और यहाँ हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, a सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये a कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6d इज इक्वल टू -8 माइनस 4 इज -12, तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ -2। d आ गया हमारा डिफरेंस, जिससे कि a आ जाएगा। ठीक है, d कितना है हमारा -2 इंटू 2 -4 होगा, -4 इधर जाएगा, +4 होगा, 4 + 4 8 आएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 8। a और d हमें आ गया। ठीक है, तो जब भी बीच वाले दो टर्म रहेंगे तो दो इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए इन टू वेरिएबल a और d के फॉर्म में। ध्यान में रखिएगा 95% केसेस में जो भी इक्वेशन फॉर्म होंगे a और d, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि इक्वेशन ए डी के फॉर्म में नहीं फॉर्म होता है, वो भी क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं, और बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बड़ा छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए ए और डी हमने तो यहाँ पता कर लिया। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए एन, मान लेते हैं एनथ टर्म 0 है, एन ही तो फाइंड करना है इसमें, एनथ टर्म 0 है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म 0 है, इज इक्वल टू, या a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते, 8 प्लस n निकालना है हमें, विच टर्म इज 0, डिफरेंस कितना है इसमें -2। ओके, तो क्या करते हैं, 8 को इधर भेज देंगे, -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, इसको डायरेक्टली इधर भेज दूंगा। ओके, n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इधर आ जाएगा, 4 प्लस 1, तो फिफ्थ टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी गिवन एपी में। और आप इस a और डी का यूज करके एपी भी आप बना सकते हो और चेक कर सकते हो कि फिफ्थ टर्म 0 है या नहीं है। ओके, तो फिफ्थ टर्म इज 0। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा एपी का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कीजिए आप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बता देता हूं। फाइंड ओके, देखिए एक वर्ड जो है क्वेश्चन को चेंज करेगा, एक वर्ड जो है एपी के क्वेश्चन को चेंज करेगा, एक वर्ड, और वो वर्ड है अगर फ्रॉम या फिर बिटवीन। ठीक है, फ्रॉम आता है तो क्या करना है, बिटवीन आता है तो क्या करना है, क्या ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम आता है किसी वर्ड प्रॉब्लम में एपी के तो क्या करना है, और बिटवीन आता है तो ये दो वर्ड जो है फ्रॉम और बिटवीन दोनों में से कोई भी एक वर्ड दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, फ्रॉम दिया है तो क्या करना है, बिटवीन दिया है तो क्या करना है। इस दो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज find the sum of the number from 10 to 100 divisible by 5. Okay, find the sum of the number from, देखो आ गया, from 10 to 100 divisible by 5. ठीक है, फ्रॉम आए तो क्या करना है और बिटवीन आए तो क्या करना है, इस चीज आपको समझना पड़ेगा। ओके, अब देखिए फ्रॉम बोला है मतलब 10 to 100 काउंट होगा,
फ्रॉम बोला है मतलब 10 to 100 काउंट होगा। अगर बिटवीन बोला है तो 10 to 100 काउंट नहीं होगा। ये डिफरेंस है बिटवीन और फ्रॉम में, ठीक है। तो इसे अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब हमने लिखा है फ्रॉम डिविजिबल बाय 5 चाहिए, तो 10 इटसेल्फ डिविजिबल बाय 5, ओके। 10 से लेके 100 तक, तो इसमें 15 भी आ जाएगा विच इज डिविजिबल बाय 5, 20 भी आ जाएगा, एंड 100 इटसेल्फ इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। इस तरीके से एपी बन जाएगा, ओके। हमें सम निकालना है। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता नहीं है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। ए एन मतलब लास्ट टर्म कितना 100, ओके, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस एन माइनस वन इंटू टी, क्लियर। सम निकालने के लिए आपको एन फाइंड करना पड़ेगा। एन नहीं दिया है तो ए एन के फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। ये चीज ध्यान में रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए। अगर एन की वैल्यू नहीं दी टू फाइंड द सम, तो एन की वैल्यू आपको ए एन का फॉर्मूला यूज करके आपको फाइंड आउट करना है फॉर गिवन एपी। चलिए 100 माइनस 10 कितना होगा 90। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 5, ओके, लिख लेते 5, ठीक है। ये 10 इधर चला गया, 5 नीचे आएगा, इज इक्वल टू वॉट, एन माइनस वन। कितना होगा 5 वन जा, ओके 5, 9 माइनस 5 इज 4, 4 0 40, 5 8 सा, ओके 18 आ गया। तो 18 यही लिख लेते हैं, 18 इज इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस वन इधर जाएगा तो 19 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 19। तो 10 से लेके 100 तक कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है, तो 19 नंबर है, ओके। अब आते बिटवीन, इसको चेंज कर देते हैं, ये फ्रॉम को हम फिलहाल कट करके यहाँ लिख लेते हैं बिटवीन, ओके। बिटवीन 10 to 100, तो एपी चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। बिटवीन के लिए यहाँ लिख लेते हैं बिटवीन, तो एपी चेंज हो जाएगा। 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 100 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो 10 के बाद का नंबर क्या है 15, फिर 20, फिर इस तरीके से लास्ट नंबर 100 नहीं होगा, उसके पहले का जो डिविजिबल बाय 5 है। सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, सिर्फ बिटवीन के लिए ले रहे हैं, तो इसमें भी एन निकालना पड़ेगा। तो ए एन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू, ओके, ए एन इज 95, ए प्लस एन माइनस वन, और डी क्या रहेगा इसमें 5 ही रहेगा। ए एन कितना है हमारे पास 95, ठीक है। तो 95 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू, चलो 5 को भी डिवाइड कर लेते हैं, ओके, एन माइनस वन, ठीक है। कितना होगा 16 5 8, 16 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा 17 टर्म आ रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म 17 आ रहे हैं, और यहाँ नंबर ऑफ टर्म 19 आ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या था, हमें सम निकालना है, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 10 to 100। तो सम के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इन ब्रैकेट, देखिए दो फॉर्मूले है सम के, तो दोनों फॉर्मूले में लिख देता हूं यहाँ, ओके। दोनों फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, और दूसरा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन, या ए एन की जगह आप और एल भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला जब ए एन की वैल्यू पता नहीं है, लास्ट टर्म नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। जब लास्ट टर्म पता है तो ये बहुत आसान हो जाता है, लास्ट टर्म पता है, इसमें देखिए 100 है, इसमें लास्ट टर्म 95 है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कीजिए, थोड़े कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ इसके लिए। तो चलिए हमारा सम कितने निकला है, नंबर ऑफ टर्म 17 है, तो एस 17 निकालना है हमें, इज इक्वल टू 17 बाय टू इन ब्रैकेट ए कितना है हमारा, ए इज 15, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म इज 95 इज इक्वल टू 17 बाय टू इंटू कितना हो जाएगा 95 प्लस 15 110, 110, 2 1 जा 55 जा, तो 17 इंटू 55 अगर आप कर लोगे, 17 इंटू 55 आप कर लोगे, तो सम ऑफ 17 टर्म, ओके, विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड लाइज बिटवीन 10 एंड 100 आ जाएगा, ओके। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए ओके, वन मोर क्वेश्चन। तो देखिए एपी का एक और क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान देना है।
₹700 ₹700 has to be distributed among the student in terms of cash prices. 700 रुपए अवेलेबल है, उसको कैश प्राइस के फॉर्म में बच्चों को देना है, लेकिन एक कंडीशन है, ओके, कि जो भी फर्स्ट प्राइस रहेगा उसका जो नेक्स्ट प्राइस रहेगा वो फर्स्ट प्राइस से ₹20 कम रहेगा। तो अमाउंट कितना है इस पे टोटल ध्यान में रखिएगा। अमाउंट इज ₹700, ओके, ठीक है। 700 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों को इन टर्म्स ऑफ कैश प्राइस के फॉर्म में इन्हें देना है। 700 रुपए पूरे खर्च करना है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कंडीशन क्या है, एवरी कैश प्राइस जो रहेगा, ओके, उसके प्रीसीडिंग से पहले वाले कैश प्राइस से 20 रुपीज लेस रहेगा। तो मान लेते हैं फर्स्ट जो रहेगा, फर्स्ट कैश प्राइस x ले लेते हैं, ओके, दूसरा कैश प्राइस कितना रहेगा, इससे 20 लेस, तीसरा कितना रहेगा, इससे 20 लेस, मतलब इससे 20 लेस मिस इसमें और -20 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, x -40। नेक्स्ट कितना रहेगा, x -60। हम पूरी एपी बना सकते हैं क्योंकि 7 कैश प्राइसेस बोल रहा है इसमें, कितने, 7 कैश प्राइसेस, ओके, 7 कैश प्राइसेस है, ध्यान में रखिएगा, चेक कर लेते हैं। यस, 7 कैश प्राइसेस है, तो कितने आ चुके, 4 तो आ चुके। चलिए फिफ्थ क्या होगा, x -80, 6 कितना होगा, x -100, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 100 हो गया, और लास्ट कितना रहेगा, x -20। इस तरीके से सातों कैश प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ x हमें निकाल लेना है। ये फॉर्म करेगा एपी, दिस इज एपी, क्लियर, ये एपी फॉर्म कर लेगा, दिस फॉर्म्स एन एपी। उसके बाद क्या करना है, टोटल इन सबका सम कितना आएगा, 700। तो यह सबसे पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज x, डिफरेंस कितना आएगा, दिस माइनस दिस, जो डिफरेंस आ जाएगा इसका -20। लास्ट टर्म an कितना है, an इज इक्वल टू है 20 माइनस x -20, और n की वैल्यू कितनी है इसमें, नंबर ऑफ कैश प्राइजेस जो है 7, ठीक है, नंबर ऑफ कैश प्राइजेस 7 है, इस पे ध्यान में रखिएगा। तो ये सब वैल्यूज यूज करके हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S7 सम ऑफ ऑल कैश प्राइजेस में 7 कैश प्राइजेस, तो S7 पहले Sn के फॉर्म में लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2। चलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला, a प्लस an, ठीक है, a प्लस लास्ट टर्म, तो n कितना है, 7, S7 इज इक्वल टू n इज 7, ठीक है, लिख लिया 7/2। a कितना है, a इज x प्लस लास्ट टर्म कितना है, x -20, क्लियर। ये कितना है, S7 कितना है, S7 मतलब सम ऑफ ऑल दिया 700। उसके बाद क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देते, 700 इंटू 2 अपॉन 7 कर लिया हमने, या कितना का x प्लस x इज 2x माइनस 120, राइट, 120 माइनस 120, ठीक है, 700 सा 100 हो गया, ठीक है, कितना होगा, 200 माइनस 120 इधर आएगा, प्लस 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 2x। ये कितना हो जाएगा, 320 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 160 रुपीज। तो फर्स्ट कैश प्राइस कितना रहेगा, 160 रुपीज। देखिए अब बच्चे सोच रहे हो कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म क्यों नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है ना इसमें n के फॉर्म में, वो इसलिए फॉर्म नहीं हो क्योंकि हमने फॉर्मूला जो यूज किया a प्लस ए एन यूज किया। अगर आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करते तो वहां n के फॉर्म में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए मैंने जो एपी बनाया टिल द एंड बनाया अप टू द लास्ट टर्म, जिससे क्वेश्चन ये बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने सिर्फ 2-3 टर्म लिखकर ही फिर जाके आपने सिर्फ ए डी लिख लिया, लास्ट टर्म नहीं लिखा आपने, और n की वैल्यू 7 दी रहेगी, तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होकर n की वैल्यू निकलती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जो भी है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू फर्स्ट प्राइस हमारा जो आया 160 आया, ठीक है, 160 इज द फर्स्ट प्राइस। उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट प्राइस जो है 160 हो जाएगा, सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा, सेकंड प्राइस जो होगा 140 हो जाएगा, थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 60, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 7 प्राइसेस आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
सम देखते हैं 700 आ रहा है क्या, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 6 10 10 18 18 प्लस 20 20 30, ओके। उसके बाद 33 4 5 6 7 आ रहा है 700, ओके। इस तरीके से हम कंफर्म भी कर सकते हैं जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट सम लेते हैं इसमें एपी का। नाउ नेक्स्ट सम इज 200 लॉग्स, ओके। देखिए ये सम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें इक्वेशन फॉर्म होता है। 200 लॉग्स, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, ओके। सम लेंगे, सम के फॉर्म में, सम ऑफ एन नंबर ऑफ लॉग्स, मतलब 200 लॉग्स दिया है यहाँ, 200 लॉग्स दिए हैं। कितने लॉग्स दिए? 200 लॉग्स दिए, वुडन लॉग, ओके। 200 लॉग्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट, इस वे में दिया कि सबसे पहले नीचे वाली जो रो रहेगी, सबसे नीचे में रहेगी, उसमें 20 नंबर ऑफ लॉग्स रहेंगे, और इस रो के ऊपर वाली रो जो है इसके ऊपर, उसमें 19 लॉग्स रहेंगे, और इसके ऊपर जो रो रहेगी उसमें 18 लॉग्स रहेंगे, और इसके ऊपर जो रो रहेगी, इस तरीके से अरेंज करते जाना है रो वाइज। तो सबसे नीचे वाली रो में 20, उसके ऊपर वाली रो में 19, उसके ऊपर वाले रो में ये जो लॉग्स इस तरीके से अरेंज होगा, ध्यान में रखिएगा, लॉग्स इस तरीके से अरेंज होगा, कोई वुडन लॉग है, क्लियर? इस तरीके से अरेंज होते जाएंगे। तो फर्स्ट रो में 20, सेकेंड में 19, इस तरीके से दिया है इसमें, और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो है 200। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, दैट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और लास्ट रो में, लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो, मतलब हमें ए एन निकालना है लास्ट रो, ठीक है। लास्ट रो तो यही किया जाएगा, ए एन निकालना, एन निकालना है, ए एन निकालना है, ओके। एस एन दिया है, ये नंबर ऑफ लॉग्स, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स है 200, एस एन दिया है, ध्यान में रखिएगा, एन हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है, लास्ट सम भी फाइंड करना है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, क्लियर? क्वेश्चन का गिवन इंफॉर्मेशन क्या, 200 लॉग्स, टोटल लॉग्स दिए, मतलब एस एन यूज करेंगे इसे, उसके बाद उसे अरेंजमेंट किस तरीके से रोवाइज करना है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। 20 19 18 इस तरीके से, उसके बाद हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी रहेगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरीके से, और लास्ट रो जो रहेगा ए एन, उसमें क्या रहेगा, कितने लॉग्स आएगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो एस एन दिया, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ये साथ में सबसे पहले इससे ए निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 20, डिफरेंस कितना आएगा 19 माइनस 20, डिफरेंस इज -1, ठीक है। ये दो ही चीज यहां से निकलेगी, डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो चलिए एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एस एन कितना है 200, लिख लिया, n/2 2 इंटू ए कितना है हमारा 20 प्लस n-1, डी कितना है हमारा -1 प्लस, ओके, -1 है, ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एन, इन ब्रैकेट ये कितना होगा 22 सा 40 प्लस, ठीक है, डिफरेंस कितना है -1 है, ध्यान में रखिएगा, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई, -1 इंटू एन कितना हो जाएगा -n, -1 इंटू -1 +1, ओके। उसके बाद क्या आएगा 400 इज इक्वल टू एन, चलिए 40 + 1 कितना हो जाएगा 41 माइनस एन, सॉल्व करते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 41n माइनस एन स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म को इधर भेजेंगे क्योंकि एन स्क्वायर जो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो एन स्क्वायर माइनस 400 माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, ध्यान में रखकर इक्वेशन सॉल्व करना चाहिए। 400 कैसे, दो फैक्टर्स निकालना है जिसका एडिशन मिडिल टर्म आना चाहिए विथ नेगेटिव साइन, चलिए ठीक है। 404 इंटू 25 इंटू 10, सही बात है, 25 इंटू 4, या ऐसे करेंगे ना स्प्लिट, 4 को लिख लिया, 100 आ गया, 100 मिस क्या होगा 25 इंटू 4, चलिए इसी को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसको 5 इंटू 5 के फॉर्म में भी लिख सकते, 4 4 जा 16, 16 इंटू 25 भी 400 ही आएगा, क्या आना चाहिए एडिशन, चलिए 16 इंटू 25 कर लेते, दोनों का एडिशन कितना आएगा 25 + 6 31 + 10 41 आ रहा है,
तो ठीक है, तो इस तरीके से फट से आपको आंसर आना चाहिए। कितने दो फैक्टर्स हो जाएंगे, -16n -25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। n इज कॉमन तो n -16 -25 इज कॉमन तो n -16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू क्या आएगी, n -16 एंड n -25 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू 16 n is equal to 25, 16 n is equal to 25। नंबर ऑफ रोज ओके 16 भी हो सकते हैं 25, लेकिन दोनों में से एक ही आंसर करेक्ट है। ध्यान में रखिएगा किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ रोज जो है। तो सबसे पहले an निकाल लेते हैं। ओके an निकाल लेते हैं, मतलब लास्ट रो में n की वैल्यू तो आगे हमारे 16 या 25 देगा। लास्ट रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स रहेंगे, an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू a मतलब 20। चलिए n इज इक्वल टू पहले हम 16 ले लेते हैं, ठीक है, 16 के ले लेते हैं। 16 माइनस 1 कितना होगा 15 इंटू डी कितना है -1, तो 15 इंटू -1 कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 4, ठीक है। लास्ट रो में 4 लॉग रहेगी जब n की वैल्यू 16 रहेगी। When n is equal to what 25, तो an कितना आएगा, an is equal to a is 20 plus what 25 into -1 is equal to 20 minus 25 आ जाएगा। आंसर इज नेगेटिव, तो ये इसलिए क्रॉस किया जाए। तो n is equal to 25 नहीं हो सकता है क्योंकि जो लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, ओके। तो लास्ट रो कंटेन ओनली पॉजिटिव नंबर ऑफ लॉग्स। तो यहाँ ये आंसर रिजेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको शो भी करना पड़ेगा कि वाई वैल्यू ऑफ n is equal to 25 is rejected because when you substitute the value of n as a 25, the last term that is an value of last term is negative, which is not possible। इस तरीके से हमने 5 चैप्टर्स आज जितना भी रिवाइज करना है कर लिया। बहुत सारे कंसेप्ट अब बच्चों के क्लियर हो गए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे आने वाले जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसको कवर कर लेते हैं और आज का जो रिवीजन पार्ट है वो खत्म करने जाएंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।